Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's G-coding session of the Hindu, 10th of August 2023. From today's newspaper, these are the three topics which we will be discussing on the ongoing session. Number one is about the ban on the import of computers. So this is a topic which would definitely relate to your economics, which is part of your GS paper 3. Okay. So related to this, one editorial is given in the newspaper. Rest editorials were not of that relevant as per your UPSC or syllabus. They were more the politically driven editorial. So we decided to present today the two another articles which is in the news about the Maya operating system. So this OS is about the operating system. It talks about the cyber security by the government. So you can definitely relate this topic with the internal security, or better you relate it with the cyber security aspect. Okay. Then the elephant status. Elephant recently has become the favorite question of the UPSC. हर ऑल्टरनेट ईयर्स में कुछ ना कुछ यूपीएससी एलिफेंट के बारे में पूछ रहा है, राइट? तो हम लोग इसका जो स्टेटस है या फिर जो आईयूपीएससी स्टेटस है वो हम देखेंगे. So this is the part of your environment section, GS paper 3. Okay. Now, before we begin our discussion, please do subscribe IAS Cafe and like and share our channel so that our videos could reach to as many students as possible and we could help you to reach to the best possible content from our side. Okay. So now, beginning with the first topic, the restrictions on the laptop import and its implications. तो जब हम लैपटॉप्स के बारे में सोचते हैं या फिर फोन के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में ब्रांडेड फोन और गुड क्वालिटी फोन, हम तो एप्पल का फोन लेंगे या सॉरी आईफोन लेंगे, सैमसंग लेंगे, ठीक है, या फिर हम एचपी का लैपटॉप लेंगे, लेनोवो लेंगे, मैकबुक लेंगे, which are already very costly. तो जब भी आपके दिमाग में लैपटॉप के बारे में बात आती है तो ये कुछ नाम है जो आपके दिमाग में आते हैं. बट सोच के देखिए, इनमें से कितनी कंपनीज इनके जो लैपटॉप्स है या फिर जो फोन का प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर करते हैं. क्या एप्पल कंपनी यानी क्या आईफोन है या फिर ये जो मैकबुक है, ठीक है, क्या इनकी कंपनी इंडिया में है? हो सकती है, लेकिन क्या कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ही इंडिया में करते हैं? नहीं. दे इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड दे डिलीवर इट. तो अभी क्या है, सरकार ने एक डायरेक्शन इशू किया था ऑन विच दे इशूड द रेस्ट्रिक्शन ऑन द लैपटॉप इंपोर्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन. प्लीज डू फोकस हियर. हम लोग रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्लीट इंपोर्ट नहीं है, कंप्लीट बैन नहीं है इंपोर्ट के ऊपर, राइट? यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है यानी कि कुछ लिमिटेशंस कर दी गई है, यानी कुछ या तो आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी या आपको कुछ इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा और वॉट एवर. यानी रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बाधा क्रिएट करना, लिमिटेशंस लाना. कंप्लीट बैन नहीं किया है. तो अभी न्यूज में क्यों आया ये फिर से? क्योंकि गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन था कि हम लैपटॉप इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन डालेंगे, उसको सस्पेंड कर दिया गया है 1 नवंबर 2023 तक, यानी 1 नवंबर 2023 तक इस पे कोई भी सर्टन एक्शन नहीं लिया जाएगा. ये बाद में इसके ऊपर कुछ काम किया जाएगा, अभी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं. ठीक है. तो ये एक्चुअल में क्या डिसीजन था जो गवर्नमेंट ने इशू किया था? देखो, 3 अगस्त की बात है, यानी कि ये जो मंथ है इसके स्टार्टिंग वाला टाइम पे, कि यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे ऑन द लैपटॉप्स, टैबलेट्स या ऑल इन वन पर्सन कंप्यूटर्स, अल्ट्रासाउंड कंप्यूटर्स विद इमीडिएट इफेक्ट.
बट अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट ना होके इट गॉट सस्पेंडेड टिल नवंबर 2023. An entity or a company planning to bring the laptop and computers for the sale in India will now have to seek permission or the license from the government for the inbound shipment. It's very strange कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी अगर उसको बाहर से लैपटॉप इंपोर्ट करना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा. अब आप सोच के देखिए, आपने इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पोर्शन अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पक्का पता होगा कि हम उसमें लिबरलाइजेशन पढ़ते हैं, प्राइवेटाइजेशन पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं. और उसी के साथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आई थी, और कहीं ना कहीं जो लाइसेंस राज है उसको खत्म कर दिया गया था कि अब जो है आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा. और यहाँ पे हम वापस हिस्ट्री में जा रहे हैं, जो हमने हटाया था बिकॉज वो अच्छा नहीं था सिस्टम, और वापस हम हिस्ट्री में जा रहे हैं कि हमको क्या है, उस लाइसेंस राज को फिर से लाना पड़ेगा. तो क्या यू नो is India going back to its history, or India is developing in a new way? It's completely depend the objective of the this decision announced by the government. Now let us see कि ये decision का मतलब क्या है. क्या मोदी जी जो है हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आके कहा नहीं. देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब भी फॉरेन ट्रेड के बारे में बात होती है, ठीक है, whenever we talk about the foreign trade, तो यहाँ पे आपके पास होता है DGFT, दैट मीन्स द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो मोस्टली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं. और ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया था कि विद इमीडिएट इफेक्ट देयर वुड बी रेस्ट्रिक्शंस विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट ऑफ सच प्रोडक्ट. ठीक है, अब किन प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी, तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी प्रोडक्ट HSN कोड 8471 के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा. आई रिपीट, DGFT या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने कहा कि कोई भी प्रोडक्ट जिसका HSN कोड 8471 है वो इंपोर्ट के लिए रेस्ट्रिक्शन के लिए लगेगा, उनमें जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगने वाला है. अब आप पूछोगे व्हाट इज HSN कोड. देखो, जब भी आप किसी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग के बारे में बात करते हो तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, ठीक है. तो अब हम वहां पे ऐसे तो लिस्ट नहीं बनाते हैं कि हम कि ये पेपर है, फिर ये व्हाइट पेपर है, फिर ये ब्लैक पेपर है, या फिर ये हम लाल मिर्च के बारे में बात करते हैं, ये कस्तूरी लाल मिर्च के बारे में बात करते हैं, ये हम देगी लाल तिखी देगी लाल मिर्च के बारे में बात करते हैं ना. तो हम प्रोडक्ट्स को क्या कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं और उनको कोड नंबर दे देते हैं, जिसको बोलते हैं HSN कोड, जिसकी फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. ठीक है, इस कोड के थ्रू हम उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और उन प्रोडक्ट्स पे फिर जो टैक्स है वो लगाया जाता है. सो इट इज फॉर द टैक्सेशन पर्पस. So the HSN code is used to identify the devices that are designed to perform the data processing task. This decision has now been suspended till 1st November 2023. The DGFT had to suspend the implementation as a custom official station at the ports started holding up shipment of the specified electronic item. लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि DGFT ने, द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उन्होंने बैन लगाया क्यों, क्या फायदा था. तो देखो, DGFT का कहना है कि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं या कुछ ब्लंडर हो गया है या ट्रेड डेफिसिट हो गया. नो, DGFT का कहना है कि सीधा सीधा हमारी सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की कंट्रीज पे हम डिपेंडेंट ना हो, जो भी प्रोडक्शन हो वो इंडिया के अंदर ज्यादा हो, और उसको बढ़ावा देने के लिए हमने ये स्टेप दिया है.
कैसे? देखो, आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है 2020 में स्टार्ट हुआ था। चाइना फैक्टर देखते हैं। So given this fact, a rise in the indigenous manufacturing would not only help India reduce its dependence on its diplomatic and business rivals, but would also help indigenous manufacturers expand their footprint globally. तो अब DGFT क्या कह रहा है कि अगर हम इम्पोर्ट लगाते तो ऑब्वियसली वो चीज कॉस्टली हो जाती है रेस्ट्रिक्शन के ऊपर। अगर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं इम्पोर्ट पे तो वो चीज कॉस्टली हो जाती है। तो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये जो प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो चाइना जैसी कंट्री जो हमारी एक राइवलरी है और जियो पोलिटिकल देखो, बॉर्डर डिस्प्यूट को देखो, इसके साथ हमारी नहीं बनती। तो ऐसी कंट्री पे हमारा जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि चाइना की जो माल है वो बहुत ज्यादा बिकते हैं इंडिया पे। प्लस अगर इंडिया ने एक अच्छा ब्रांड डेवलप किया तो ग्लोबली हमारा नाम भी बढ़ेगा। सिक्योरिटी फैक्टर भी यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि इनबिल्ट सिक्योरिटी लूप होल होता है। क्या पता है यहाँ पे ये लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर लगा रहे हो तो विच कुड हैव अ स्पाई सिस्टम एंड मेनी मोर थिंग्स, करेक्ट? तो हाउ विल द बैन इंपोर्ट आफ्टर कमिंग इनटू इफेक्ट? एक बार अगर ये इंपोर्ट लग जाता है तो क्या होगा, देखो। अगर ये जो ऐसे सामान का इंपोर्ट कर रहे हैं उनको लाइसेंस वगैरह देने पड़े, बैन अगर आ जाता है, तो जो ट्रेडर है should have to be regular importer to get a license. Licenses can be taken for 1 year and companies can apply multiple times. एग्जाम्पल्स होंगे बिल्कुल, गिवन ऑन द इंपोर्ट ऑफ वन लैपटॉप, टैबलेट एंड ऑल दोस थिंग्स। बट कहीं ना कहीं इसका जो फर्क है वो डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है। कैसे? जैसे कि जो लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है, इनका जो शेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है? Further, the government's announcement is expected to impact the companies that import bulk of their product from outside India. Apple will have to either, Apple जैसी कंपनी, मैकबुक, आईफोन वगैरह वगैरह, ये जो भी फेमस है, इनको या तो क्या करना पड़ेगा, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में स्टार्ट करना पड़ेगा, विच इज लाइक अ बूम अगेन फॉर आत्मनिर्भर भारत मिशन, या फिर अपने गैजेट्स को इंपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। और उसी तरह से बाकी लोगों पे, कंपनीज पे भी अप्लाई होता है। लिनोवा हो गया, आपके पास एचपी है, एसएस है, एसर है, और एसएस है, सैमसंग है, करेक्ट? So this will likely lead to an increase in the price of the current laptops, computers, MacBook, Mac Minis, and Indian market. The restriction is likely to impact the sale and discounts that retailers and companies offer from time to time. If the demand will go up, retailers will have no incentives to offer any discount on the laptop. तो कंक्लूजन अगर देखें तो सरकार ने एक्चुअली आइडेंटिफाई कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को कि ये हमारे कंट्री की फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक की पॉइंट है। देखो, अगर आप कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन से पूछोगे जिसको बिजनेस की थोड़ी बहुत भी आइडिया है, तो आपको डेफिनेटली बोलेगा कि अगर इंडिया की ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं और किसी को एक स्टार्टअप बिजनेस या किसी भी चीज पर पैसा लगाना है, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सेक्टर, उसमें कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ये जो ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर है उसके लिए आपको सजेस्ट किया जाएगा, या फिर द ऑर्गेनिक खेती जो है आपके पास, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बोल सकते हो, उसके लिए आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो दीज आर द सेक्टर्स जो आज के टाइम पे की प्रायोरिटी एरिया है फॉर द ग्रोथ एम्बिशन। Correct? It is hoping to attract the investment from the global electronic corporation. Under the production linked incentive, इंडिया ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी, उसका जो 2.0 अब आ चुका है, यानी सेकंड फेज आईटी हार्डवेयर स्कीम। 44 companies have already been registered and 2 companies have filed their application on the scheme portal. However, ये जो import ban है लैपटॉप्स पे, सिमिलरली उसका जो ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। Clear? Take time and just think about it. Okay, coming to the second topic, it is about the Maya OS. ऐसे थोड़ा हिस्टोरिकल नाम लग रहा है, दैट माया कोई क्वीन थी एंशियंट टाइम में, बट नो, इट इज रिलेटेड टू योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, अगेन प्लीज remember
यूपीएससी की आदत होती है टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस लाइक द माया operating system was recently seen in the news. This term is related to what? वहां पे आप सोचने बैठ जाओगे कि क्या ये कोई स्पीच थी एनवायरमेंट को लेके, हाँ, और वाज इट लाइक अ सिस्टम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री टेक्निक, क्या ये कैनाल प्रोटेक्शन सिस्टम था? तो आपको पता होना चाहिए दैट माया ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म. इट इज रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स. क्लियर? तो व्हाट इज माया ओएस? ओएस इज ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे आपके पास विंडोज होती है, अलग अलग कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट होता है, आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी तरह से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है. इट इज इंटरफेस एंड ऑल द देखो उसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. इंडिया के अंदर अभी साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. आपने बहुत बार सुना होगा कि एक मालवेयर ने अटैक कर दिया है, राइट? तो ये आपके पास जो साइबर थ्रेट है वो आ जाता है. तो इंडिया को इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो लाया गया है, द माया ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ये जो सॉफ्टवेयर है एट प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री के कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, उस पर काम कर रहे हैं. तो इसीलिए ये न्यूज में आया, राइट? So it has the interface and all the functionality. जैसे कि विंडोज है, यूजर्स विल नॉट फील मच डिफरेंसेस एज ए ट्रांजिशन टू इट. तो सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई भी नए विंडो पे काम करते हो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, बट इसमें ट्रांजिशन करते टाइम आपको कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा, यूजर्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी. माया जो है इट वाज डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट डेवलपमेंट एजेंसीज विद इन 6 मंथ. सोचिए, 6 महीने के अंदर अंदर सरकारी एजेंसियों ने इसका बनाया था. एम क्या है? टू प्रोटेक्ट और टू प्रिवेंट द malware अटैक एंड अदर साइबर अटैक्स व्हिच हैड सीन अ स्टीप इंक्रीज. करेंटली ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस जो मिनिस्ट्री सिस्टम्स है उनके लिए है, नॉट फॉर द अदर. अब ओएस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वेरी सिंपल. इफ यू ऑल आर प्रीटी मच क्लियर विथ योर बेसिक्स कि अगर आप कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, और जो आप जो यूजर हो, कंप्यूटर यूजर, और जो आपके कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच में जो सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएशन कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ये एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है जो कि हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर की जो रिसोर्सेस है उसको मैनेज करता है. ठीक है? अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इट इनेबल यूजर to interact with the computer and run the applications efficiently. So, an operating system, after being initially loaded into the computer by a boot program, manages all of the other application programs in a computer. अब malware क्या होता है? देखो, malware ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? ये है आपके पास malware. So it is not a name of a single thing. ये एक broader name है for all the malicious software. Malicious software ऐसे sorry. So when I'm saying a malware, so it is a broader term for the malicious software. Okay. तो malicious software वो होते हैं जो intentionally बनाए जाते हैं to harm, exploit या compromise the computer systems, networks या devices. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करके किसी का डेटा निकालना, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकालना, पैसा वसूली करना या कोई भी चीज वो होता है आपके पास, उसको करने के लिए malicious सॉफ्टवेयर बनाया जाता है. ये बहुत तरह के हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं that cyber criminals use to gain the unauthorized access, steal the sensitive information, disrupt the operations, carry out the other malicious activities. ये पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आपके मोबाइल फोन, किसी भी को ये अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है? क्लियर? अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे, एलिफेंट. देखो रिसेंटली आज के पेपर में तो आपको एलिफेंट इसलिए क्योंकि जो कर्नाटक स्टेट है वहां पे जो एलिफेंट, देखो इंडिया के अंदर कर्नाटक इज स्टेट जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? एलिफेंट का नंबर मिलेगा. और इसी स्टेट में न्यूज पेपर में आया कि इनका जो नंबर था वो बढ़ गया है. बट अब पूरा एलिफेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो सरकार ने चलाए थे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के.
ठीक है। पहला है आपके पास गज यात्रा। इस यात्रा के थ्रू पूरे इंडिया में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाता है कि हमें एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना है। Second, the Mike program. It was so much in the news last year. That is monitoring the illegal killing of elephants. आई डोंट नो इट्स ऑफ लास्ट ईयर और थोड़ा सा उससे पहले की बात है कि एक केस बहुत ही ज्यादा वीडियो वायरल हो गया था कि एक पाइनएप्पल जो है जिसमें कुछ स्मॉल बॉम्ब कह सकते हो या फिर पटाखे जो होते हैं क्रैकर्स टाइप ऑफ समथिंग कुछ ऐसा जो उस पाइनएप्पल के अंदर फिट कर दिया गया था और एलिफेंट को खिलाया गया था और एलिफेंट को लगा कि इट इज समथिंग टू ईट और जब वो एलिफेंट खा रहे होते खाया उसने उनकी डेथ हो जाती है ऑब्वियसली वो फट जाता है उनकी मुंह के अंदर और द सैडेस्ट पार्ट वाज दैट एलिफेंट वाज प्रेग्नेंट। ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखें लिंक देखेगा यूपीएससी कितना ऑब्जर्व करता है। तो ये कहानी तो यूपीएससी पूछते से रहा तो यूपीएससी ने उसी साल आई थिंक लास्ट ईयर या उससे पिछले साल में पूछ लिया था कि एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है वो कितने महीने तक चलती है। ठीक है। तो ये इस तरह से आपको चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी आप रट नहीं सकते हो अगर एलिफेंट न्यूज में है तो यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द एलिफेंट। तो द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट उसको मॉनिटर करने के लिए माइक प्रोग्राम है और 2003 में टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द फील्ड कंजर्वेशन एफर्ट। थर्ड है आपके पास द गज सूचना। इट इज अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द फॉरेस्ट ऑपरेशंस upholding the right passage of elephant by the Supreme Court, involvement of the Mahot and their families, the Gaj Utsav, Mahot जो होता है उनका टेक केयर करने वाला and the Asian Elephant Alliance। अब हम स्टेटस की बात करते हैं। देखो ये है IUCN होता है एक तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर और एक IUPAC होता है। ठीक है। तो IUCN क्या करता है कैटेगराइज करता है फ्लोरा फौना को कि कितना डेंजर में है और उसको कितना प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो उसी तरह से आपको उसका स्टेटस जो है वो पता होना चाहिए कि इंडिया में कम से कम अभी 27,000 एशियन एलिफेंट देखो फोकस करेगा एक एशियन एलिफेंट होता है और एक होता है आपके पास अफ्रीकन एलिफेंट और ये आप ही का काम है कि आज आप इनके दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो पता करके आएंगे। तो इंडिया इज अबाउट 27,000 एशियन एलिफेंट जो कि अभी वर्ल्ड में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है स्पीशीज। अगर 2017 में एलिफेंट सेंसस के बारे में बात करते हैं कर्नाटक हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट प्लीज डू रिमेंबर दिस कि सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में है उसके बाद में असम में है और फिर आपके पास केरला में है। आई रिपीट द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिसेंटली एज पर द रीसेंट सेंसस इज इन कर्नाटक आफ्टर दैट यू विल सी द हाईएस्ट नंबर इन द असम आफ्टर दैट you will see in the Kerala. Why the hell I'm sorry, why I am repeating it? Because they asked it multiple times. Number one state is your Karnataka, second is Assam, and third is your Kerala. Now, more than ये डेटा नहीं पूछेगा कि 6,000 है कि 5,000 है कि 3,000 है राइट आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा है फिर असम में सबसे ज्यादा है और केरल में सबसे ज्यादा है। उसी के साथ अब आप पता करके आओगे आज की एलिफेंट कॉरिडोर या फिर सॉरी एलिफेंट जो रिजर्व होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं वो कहाँ पे ज्यादा है। तो मोर देन 60% पूरी दुनिया में जो हाथी है उसकी 60% से ज्यादा हाथी आपको इंडिया में मिल जाएंगे। एलिफेंट एक्चुअली नेचुरल हेरिटेज एनिमल है इंडिया का। एलिफेंट के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें सी एलिफेंट इज वन ऑफ माई फेवरेट एनिमल आप उनको ध्यान से नोटिस करिएगा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी जो मेमोरी होती है अगर वो एक बार देख लेते हैं तो इट इज वेरी शार्प दे आर वेरी अटैच दे आर वेरी इमोशनल स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड होते हैं। एक फीमेल एलिफेंट होती है जो कि सबसे बड़ी होती है एज में जो कि लीड कर रही होती है। दे हैव द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड जिस पर क्वेश्चन आया 18 से 22 मंथ। जो एडल्ट अगर एशियन एलिफेंट के बारे में बात करते हैं तो एडल्ट मेल हैज लेस सोशल और देन द फीमेल। The elephant makes a low rumbling sound जो कि 5 माइल अवे तक आप सुन सकते हो 7 टन तक वो कैरी कर सकते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट एलिफेंट्स में आते हैं। अब आज एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट जो है जो डिफरेंस है वो देखते हैं। ठीक है जी आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। थैंक यू सो मच प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल लाइक एंड शेयर।